इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार पिछले 60 सालों में बांग्लादेश बॉर्डर खोलकर जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ असम में प्रवेश किया और उसकी वजह से यहाँ का जो असली नागरिक है उनको बहुत भारी पड़ा और उसके बाद कोर्ट को निर्णय लेना पड़ा कि यहां एनआरसी किया जाए और सही मायने से जो विदेशी हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए। डी वोटर के मामले में मत बताता हूं, डी वोटर आज असम सरकार जिस प्रकार से राजनीति कर रहा है, हुजाई कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहां हमारे विधायक अर्धेंदु कुमार दे जो कांग्रेस के विधायक हैं, जो मंत्री रहे हैं 3 बार, यहां डी वोटर का संख्या 7,000 से अधिक है। और हमारे बगल के जमुना मुख है, जमुना मुख समष्टि में वहां एआईयूडीएफ का विधायक है, मौलाना अजमल साहब का बेटा जो है वहां विधायक है, वहां डी वोटर सिर्फ 680 है। ये क्यों है? यहां अर्धेंदु कुमार दे के कॉन्स्टिट्यूएंसी में 7,000 और वहां मौलाना अजमल साहब के कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ 680। ये कांग्रेस का साजिश है, यही कांग्रेस की साजिश है कि जो असली नागरिक है उनको परेशान करना, उनको विभाजन करना, उनको डराना और डरा के वोट लेना। लेकिन आज पूरा हुजाईवासी जो है जाग गया है। আপনারা ভুলতে পারবেন না 2014 সনে যখন মন্ত্রী পুত্রকে পাবলিক ধুলাই দিয়েছিল সেই শিলিগুড়ি বস্তিতে। কেন দিয়েছিল? কারণ তারা অপরাধী, তারা মানুষের ভোট কিনতে গিয়েছিল সেই রাত্রে, তারা মানুষকে বিভাজন করতে গিয়েছিল সেই রাত্রে, তারা মানুষকে ভয় দেখাতে গিয়েছিল। মানুষকে ভয় দেখাতে গিয়ে মানুষই তাদের ধুলাই করেছিল। আর এবার সেই ভয় কেটে গেছে। এবার কেউ এই স্থানীয় বিধায়কের যে সিন্ডিকেট রাজত্ব চালাচ্ছেন সেটাকে কেউ ভয় পাচ্ছে না। কেন? কারণ যখন মন্ত্রী পুত্রকে বাঁচাতে পারেননি তাহলে বাকি অন্য লোককে কি বাঁচাবেন? আমার বিগত 20-22 দিন ধরে প্রচার চলছে, অনেক গ্রামে গিয়ে আমাদেরকে বক্তব্য রাখতে হচ্ছে, তাই আমার গলা ভেঙে গেছে, তার জন্য আমি ক্ষমা চাচ্ছি। কিন্তু আমাদের যে মোদির স্বপ্ন যে আমরা ভারতকে বিকশিত করব, আমরাও মোদির একজন সৈনিক, উনার যে স্বপ্ন সেই স্বপ্নটা যেন আমি প্রত্যেক গ্রামে পৌঁছে দিতে পারি, প্রত্যেক মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি, প্রত্যেক সমাজকে যেন আমরা উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারি এবং আমাদের হুজাইকে আমরা এত সুন্দরভাবে সাজিয়ে উঠাতে পারি প্রত্যেক মানুষ যেন ভালো করে থাকতে পারেন, সেটাই আমরা কামনা করছি। এবং আপনাদের যে আশীর্বাদ আমরা পেয়ে এসেছি বিগত দিনে, 2011 সনে আপনারা 30,000 ভোট দিয়েছিলেন, 2014 সনে 85,000 ভোট দিয়ে আমাদেরকে জয়যুক্ত করেছিলেন, আর এবার বিধানসভা ইলেকশনে আপনারা নিশ্চয়ই আশীর্বাদ করবেন 1 লক্ষ ভোট দিয়ে। কারণ এই হাওয়া প্রত্যেক গ্রামে গঞ্জে চলছে। আমি আমার বক্তব্য বেশি লম্বা করছি না, কারণ এত গরমে, এত রৌদ্রের তাপে যে এত জনসংখ্যা বেরিয়ে এসেছেন তাতে বোঝা যাচ্ছে যে जो हवा बह रही है पूरा आसाम में, ये आसाम की हवा हुजाई को भी छू के जा रहा है। আমি সবাইকে প্রণাম করি এবং আশা করছি আপনাদের আশীর্বাদ 11 তারিখে আমাদেরকে দিবেন, আমরা জয়যুক্ত হব এবং আপনাদের জন্য আমি কাজ করব। ধন্যবাদ, নমস্কার। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। ধন্যবাদ। সম্মানীয় 91 নং হোজাই বিধানসভা সমষ্টির ভারতীয় জনতা পার্টি অসম গণ পরিষদ মিত্র দলের মনোনীত প্রার্থী শিলাদিত্য দেব মহোদয়, আপনাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত এই রোদ্রে আপনারা অনেক কষ্ট সহ্য করে যার অপেক্ষায় আপনারা অধীর আগ্রহে রয়েছেন, উনি আপনাদের নির্বাচনী মঞ্চে ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছে। উনি হলেন ভারতবর্ষের গৃহমন্ত্রী সম্মানীয় শ্রীযুত রাজনাথ সিং মহোদয়। রাজনাথ সিং মহোদয় এবার নির্বাচনী সভায় ভাষণ প্রদান করবে।
विधानसभा क्षेत्र होजाई के कैंडिडेट श्री शैलादित्य देव, श्रीमती चतुर्थी विश्वास चेयरमैन होजाई नगर पालिका, जिलाध्यक्ष श्री उत्तम कुमार दास, श्री रंजीत मजूमदार और जिलाध्यक्ष असम गण परिषद श्री नदरुल इस्लाम और इस मंच का संचालन कर रहे पूजन सरकार, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, शायद इस स्थान पर किसी सभा को संबोधित करने के लिए मैं पहली बार आया हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस शैलादित्य देव को अपना कैंडिडेट बनाया है, उस कैंडिडेट को पहली बार बोलते हुए मैंने सुना है। और शैलादित्य को सुनने के बाद मैं कह सकता हूं कि यदि शैलादित्य को चुनकर आप लोगों ने असम की विधानसभा में भेजा तो आपकी समस्याओं को विधानसभा में प्रभावी तरीके से आवाज यदि कोई दे सकता है तो वह शैलादित्य देव दे सकता है। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। मेरे बहने भाइयों, विधानसभा हो अथवा लोकसभा हो, इनमें चुनकर जाने चाहिए तो ऐसे ही तेज तर्रार और जीवट के प्रत्याशी चुनकर जाने चाहिए, जैसा कि आपका कैंडिडेट शैलादित्य देव है। लेकिन कुछ भी बोलने के पहले मैं 3 बार एक नारा लगाना चाहता हूं और मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि आप उसे दोहराइए। जय आई अखम, और तेज, जय आई अखम, जय आई अखम। अब ठीक हुआ। अब मैंने मान लिया कि आप लोगों ने मन बना लिया है कि शैलादित्य देव को चुनकर आप असम की विधानसभा में भेजेंगे। बहनों भाइयों, आजादी हासिल हुए लगभग 68 और 78 वर्षों का समय गुजर गया है और असम के बहनों भाइयों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय भारत देश के जो 4-5 राज्य अच्छे राज्य माने जाते थे, संपन्न राज्य माने जाते थे, रिच स्टेट मानी जाती थी, उन 4-5 राज्यों में आपका यह असम राज्य भी शामिल था। लेकिन आजादी के इतने वर्ष गुजर जाने के बाद, जिसमें लंबे समय तक हुकूमत यदि किसी की रही है तो बराबर कांग्रेस की रही है, आज हालात ऐसे हो गए हैं कि हिंदुस्तान के जो 4-5 गरीब राज्य हैं, उन गरीब राज्यों में किसी राज्य का नाम आता है तो आपके वहां असम का आता है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, लंबे समय तक असम में आपने सरकार बनाई है, आपने सरकार चलाई है, यहां तक कि पिछले 15 वर्षों से लगातार किसी की सरकार रही है तो कांग्रेस की सरकार रही है। और इतना ही नहीं, इन 15 वर्षों में 10 वर्षों तक असम की विधानसभा से चुनकर जाने वाले मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। फिर भी हमारा यह असम राज्य हिंदुस्तान के पिछड़े हुए राज्यों की कतार में खड़ा है। कांग्रेस से लोगों से पूछना चाहता हूं, असम की जनता इस सवाल का जवाब चाहती है कि लगातार इतने वर्षों तक आपकी हुकूमत रहने के बावजूद हमारा यह असम राज्य क्यों पिछड़ा हुआ है? मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। क्या आप जिस गांव के रहने वाले हैं, उन गांव में पक्की सड़कें पहुंच गई हैं कि नहीं पहुंच गई हैं? इधर के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके गांव में पक्की सड़कें पहुंच गई हैं कि नहीं पहुंची हैं? नहीं पहुंची। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके खेतों की सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हो गई है या नहीं हो गई है? नहीं। सड़क नहीं बनी,
सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं हुई। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपके गांवों में रात और दिन 24 घंटे बिजली आ रही है बिना कटे हुए कि नहीं है? नहीं आ रही है। तीन घंटे बिजली आती है। वाह! माने 15 वर्षों तक सरकार जिस कांग्रेस ने चलाई 3 घंटे की बिजली दे रही है, और यदि 5 वर्ष का और मौका दे दीजिए तो 1 घंटे की बिजली मिलेगी। वाह भाई, उस हिसाब से तो यही हुआ। यह हालत है, फिर भी यह कांग्रेस के लोग आपसे वोट मांगते हैं। मैं अपने बेरोजगार नौजवानों से पूछना चाहता हूं, मैं देख रहा हूं यहां बड़ी संख्या में बेरोजगार नौजवान खड़े हैं, और मैं असम के नौजवानों के बारे में मैं जानता हूं यह कितने तूफानी होते हैं। इनके अंदर कुछ, इनके दिल के अंदर कुछ कर गुजरने की ललक होती है, और सचमुच मान सम्मान स्वाभिमान की भावना भी मैंने देखी है तो असम के नौजवानों में देखी है। और मैं कह सकता हूं यह नौजवान पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपनी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा हासिल करने के बाद यह नौजवान अपने मजबूत हाथों के लिए रोजगार का अवसर चाहता है। लेकिन आज भी असम के नौजवानों के हाथों को रोजगार का अवसर नहीं मिल पा रहा है। मैं आप नौजवानों से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार ने क्या आपको रोजगार का अवसर मुहैया करा दिया कि नहीं कराया? यह हालत है। आपके गांवों में स्कूल वगैरह ठीक ठाक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? अरे तो ये मैं कैसे मान लूं, स्कूल भी नहीं चल रहे हैं। स्कूल चल रहे हैं, मास्टर साहब आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। अच्छा, कोई दवाई वगैरह के लिए हॉस्पिटल वगैरह है कि नहीं है? वो भी नहीं। अच्छा, हॉस्पिटल होगा लेकिन उसमें दवाई तो मिलती होगी? वो भी नहीं। बहुत हालत खराब। तो क्या ऐसी ही पार्टी की सरकार बननी चाहिए जो दवाई ले ले, पढ़ाई ले ले, रोजगार ले ले, पानी न दे, बिजली न दे? क्या ऐसी ही सरकार चाहिए? बहनों भाइयों, आज तो मैं आपसे केवल एक अपील करने के लिए आया हूं कि आप लोगों ने दिल्ली में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को संसद में स्पष्ट बहुमत देकर हम लोगों की सरकार बनाई है, और श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया है। अब आपने दिल्ली में तो सरकार बना दी, हम लोगों को कुर्ता तो पहना दिया आपने, लेकिन आपको केवल कुर्ता पहनाकर खड़ा कर दिया जाए, नीचे कुछ ना हो तो काम चलेगा? दिल्ली की सरकार बनाकर आप लोगों ने कुर्ता तो पहना दिया है, लेकिन कम से कम धोती और पायजामा तो असम की सरकार बनाकर पहना दीजिए। ये मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? मैं कांग्रेस के लोगों से एक सवाल और करना चाहता हूं कि आप कितने वर्षों तक यहां पर सरकार रही है, बराबर बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के अंदर आते रहे हैं, अवैध घुसपैठ होती रही है। उस अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो आज मेरी बात आप सुन लो, और मैं केवल विश्वास ही नहीं दिलाना चाहता हूं, मैं कुछ कर चुका हूं, आदेश जारी कर चुका हूं। एक तो आपने हमारी सरकार बना दी असम में, ऐसी सरकार बना दी जो कि कम से कम केंद्र सरकार को पूरी तरह से सहयोग करे। तो इस असम राज्य का जो बाउंड्री, बॉर्डर
जो बांग्लादेश के साथ लगी हुई है बहनों भाइयों, उसको पक्की तरह से सील करेंगे, उसे बंद करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और यह मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, यह केवल मैं चुनाव के लिए नहीं कह रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि चुनाव होने के कई महीने पहले असम और बांग्लादेश की बाउंड्री का मैं दौरा कर चुका हूं। आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इसलिए मैं कह रहा हूं। और एक बात जो शैलादित्य ने कही है, उस बारे में भी मैं आपको बतला देना चाहता हूं। मैंने साफ साफ आदेश 9 सितंबर 2015 को कानून में नियमों में संशोधन करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि इसके पहले जो भी माइनॉरिटीज के लोग बांग्लादेश से यहां आए हैं, उनकी स्टे भी और उनकी एंट्री भी उसको पूरी तरह से मैंने वैलिड कर दिया है। उन्हें कोई मां का लाल परेशान नहीं कर सकता, कोई परेशान नहीं कर सकता है। लेकिन आज भी बार बार मैं कहता रहा यहां की सरकार से कि यह सब सारे लोग जो डिटेंशन कैंप में पड़े हुए हैं, उनको बाहर किया जाना चाहिए। केंद्र के द्वारा यह आदेश जारी करने के बाद फिर भी बराबर वोट के लालच में उन्होंने आज तक डिटेंशन कैंप में रखा है। बहनों भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, सरकार बना दो असम में, 3 महीने के अंदर उन्हें हम डिटेंशन कैंप से बाहर करेंगे। मुझे जानकारी मिली है कि आज भी लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि भारत सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया। हमारे यहां पर प्रेस के दोस्त खड़े हैं, मेरी बात गलत हो तो आप अपने अखबार के पन्नों पर लिख देना कि राजनाथ सिंह आए थे और झूठ बोलकर गए। मैं अपनी गलती स्वीकार कर लूंगा बहनों भाइयों। दूसरी चीज, क्योंकि मैंने जीवन में राजनीति की है तो जनता की आंखों में कांग्रेस की तरह धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब होता है तब बराबर जनता से झूठ बोलकर, जनता को गुमराह करके, जनता की आंखों में धूल झोंककर इस देश में लगातार 55 वर्षों तक, 55 ईयर्स तक कांग्रेस ने हुकूमत की। आज भी वो आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं। बहनों भाइयों, मैं यह भी आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, हमको 5 से लेकर 10 साल तक का मौका मिल जाए हमारी पार्टी को, तो यहां की गरीबी को भी हम काफी कम कर देंगे और बेरोजगार नौजवानों को भी काफी हद तक रोजगार का अवसर मुहैया करा देंगे। आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री ने काम क्या किया। गरीब आदमी कभी बैंक के दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। बैठकर हम लोगों ने फैसला किया, आदेश जारी हुआ, हिंदुस्तान का एक भी परिवार शेष नहीं बचना चाहिए जिसका बैंक में अकाउंट न खुल जाए। लोगों ने कहा कि जिस गरीब के पास पैसा नहीं होगा उसका अकाउंट कैसे खुलेगा, तो हम लोगों ने कहा भले ही एक पैसा भी ना हो, 0 बैलेंस अकाउंट खुलना चाहिए, लेकिन उस गरीब परिवार का अकाउंट बैंक में खुल जाना चाहिए, और वह खोल दिया। आपको विधवा पेंशन मिलती है? नहीं मिलती। वृद्धावस्था पेंशन मिलती है? नहीं मिलती। कौन खा जाता है? जोर से बोलिए, कौन खाता है? ओह, पैसा खाया जाता है। पैसा खाते हैं, दाल चावल नहीं खाते। अगर ये एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी आप लोगों को मिलती है कि नहीं? वो भी।
तो बहनों भाइयों, आज सुन लेना, हम लोगों ने ऐसी मुकम्मल व्यवस्था कर दी है, चाहे बच्चों की स्कॉलरशिप हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे गैस सिलेंडर की सब्सिडी हो, चाहे फर्टिलाइजर, खाद पर मिलने वाली सब्सिडी हो, कुछ भी हो, अब बिचौलियों के माध्यम से आधी अधूरी आपके पास नहीं पहुंचेगी, बल्कि दिल्ली के बैंक के अकाउंट से निकलेगी और आपके होजई के बैंक के अकाउंट में आपके खाते में चली जाएगी। हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की। अब आप पढ़े लिखे लोगों से पूछ लेना कि मैं ये गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं। ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने प्रारंभ कर दी और हम लोगों ने गरीबों को ध्यान में रखते हुए काम और किया है। हम चाहते हैं कि हर गरीब परिवार में भी एक एक खाना बनाने वाला कुकिंग गैस कनेक्शन, गैस सिलेंडर पहुंच जाए, लकड़ी जलाकर धुएं में हमारी माताओं बहनों को खाना न बनाना पड़े, हम ये चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक काम और किया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है 1 साल के अंदर ऐसे 1 करोड़ परिवारों में हम मुफ्त में एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराएंगे, गैस कनेक्शन मुहैया कराएंगे। और धीरे धीरे इस काम को हम आगे करते चले जाएंगे। एनआरसी का काम पूरा हो गया, एनआरसी काम पूरा हो गया, डी वोटर चल रहा है। इनसे पूछो क्यों चल रहा है? आते ही जितनी जल्दी हो सकेगा हम एनआरसी के काम को पूरा करेंगे मेरे बहनों भाई, जितनी जल्दी हो सके। यह सिलसिला बंद होना चाहिए। बराबर आपको इन लोगों ने गुमराह किया है। हम इस काम को किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। आपको मैं विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, भ्रष्टाचार यहां पर तो नहीं है ना? यानी उधर पीछे जो लोग खड़े हैं बतलाइए, भ्रष्टाचार है कि नहीं है? वह जो वहां पेड़ के नीचे खड़े हैं, आप बतलाइए असम में भ्रष्टाचार है कि नहीं है? मीडिया के लोग देखें, वहां पीछे खड़े हैं, है यहां पर भ्रष्टाचार है? अच्छा ये बतलाइए, जो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी, उनके ऊपर करोड़ों रुपया के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे कि नहीं लगे थे? लेकिन ईमानदारी से हम लोगों की सरकार एक बार रही है जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, और दूसरी बार जब हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री। बहनों भाइयों, आप ये बतलाओ, क्या एक बार भी हमारी सरकारों के ऊपर कोई मां का लाल भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की हिम्मत कर पाया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तब इनसे पूछो क्या कारण है कि जब भाजपा आती है तो भ्रष्टाचार बंद हो जाता है और कांग्रेस आती है तो भ्रष्टाचार खुल जाता है। बहनों भाइयों, इसीलिए बहुत सोच समझ के हम लोगों ने चुनाव के मैदान में अपना कैंडिडेट उतारा, बहुत सोच समझ कर, जांच परख कर, नाप तौल कर। अब देखिए, शैलादित्य को जो हमने कोई बनाई इस टक्कर का कोई कैंडिडेट, यह लगता है कि नहीं कि आदमी दौड़ धूप का काम करेगा आपका? लगता हो तो हाथ उठाकर बतलाइए कि लगता है। वाह, क्या पूछा। मुझे खुशी है कि यहां नहीं बल्कि दूर दराज सड़क के किनारे जो लोग खड़े हैं वो सब हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं, शैलादित्य को आशीर्वाद दे रहे हैं। और हम लोगों ने मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी बहुत सोच समझकर उतारा है, सर्वानंद सोनवाल, जो कि सभी का आनंद करे, सभी के लिए आनंद करे और सभी के आनंद की सोचे। ऐसा सर्वानंद को हम लोगों ने चुनाव के मैदान में उतारा है। और कांग्रेस किस नंद को उतारती है?
वहां सर्वानंद नहीं, वहां कांग्रेसानंद होता है। वहां केवल कांग्रेस के लोगों को आनंद मिलता है, सभी को आनंद नहीं मिलता है। तो बहनों भाइयों, मैं आप सबसे यही अपील करने आया हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को कमल के फूल का बटन दबाकर भारी मतों से विजय दिलाएं। तो मैं चलूं, अब चलें? लेकिन एक बार चलने के पहले एक बार मैं चाहूंगा कि यहां से लेकर वहां तक जो भी खड़े हैं आप लोग, एक बार सब लोग अपना दोनों हाथ उठाकर हमारे शैलादित्य देव को आशीर्वाद दे दीजिए, तो मैं मानकर चलूंगा। देखिए, पेड़ के नीचे जो खड़े हैं वो भी उठा रहे हैं। बहुत अच्छा। और एक बात रुक जाइए, एक मिनट, एक बात और आप लोग कहिए तो मैं एक मिनट, आप लोग कहिए तो शैलादित्य से मैं एक वचन ले लूं। शैलादित्य, क्या चुनाव जीतने के बाद, और जनता ने कह दिया है कि जिताएंगे, शैलादित्य के चुनाव जीतने के बाद शैलादित्य को कहूंगा कि 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने में एक बार हमको फिर से यहीं लेकर आना। सर, आपको फिर आना पड़ेगा, हम जरूर आपको यहां लाएंगे, सबके सामने लाएंगे यहां। अच्छा, ये वचन मैंने ले लिया, लेकिन मेरे बहनों भाइयों, यदि मैं शैलादित्य के चुनाव जीतने के बाद यहां आना चाहूंगा तो मैं फूलों की हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर इस क्षेत्र की जनता का अभिनंदन करने के लिए आना चाहूंगा, आप सभी का स्वागत करने के लिए आना चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भारतवर्ष चाहूंगा